हेलो बच्चों, वेलकम टू द चैनल। आज हम आप लोग की क्लास 12th की कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स की बुक जो है उसका हम पहला चैप्टर कोल्ड वॉर एरा आज वो डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर्स के थ्रू। सिंस आप लोग के पास टाइम कम है तो हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से, जो कि व्हाट वर द मेन कॉजेज ऑफ द कोल्ड वॉर। तो जो आपका कोल्ड वॉर था उसके मेन कॉजेज क्या थे? तो आप लोग को पता है कि जो कोल्ड वॉर हुआ था उसके पीछे अलग अलग रीजंस थे। तो हम इसे बोल सकते हैं दैट इट वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ आइडियोलॉजिकल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डिफरेंसेस जो यूएसए और यूएसएसआर के बीच में आया था, जो कि वर्ल्ड वॉर टू के बाद आया था। तो सबसे पहला रीजन जो इसमें दे रखा है वो क्या दे रखा है कि आइडियोलॉजिकल डिफरेंस था, यानी कि जो यूएसए ने फॉलो किया था वो कैसा सिस्टम फॉलो किया था, कैपिटलिस्ट और डेमोक्रेटिक सिस्टम। और दूसरी तरफ जो हमारा यूएसएसआर था उसने कम्युनिस्ट स्टेट और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी को फॉलो किया था, यानी कि एक गवर्नमेंट रहेगी, गवर्नमेंट के हाथ में पूरी मार्केट या जो भी इकोनॉमी है वो सिर्फ गवर्नमेंट ही कंट्रोल करेगी, उसके अलावा और कोई नहीं कर सकता बेसिकली अपना बिजनेस। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्या दे रखा है, नेक्स्ट पॉइंट हमें क्या दे रखा है, म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट। आपको पता है दोनों ही जो सुपर पावर्स थी, ठीक है, दोनों ही सस्पिशियस थी एक दूसरे के इंटेंशंस को लेकर। दोनों को ऐसा लगता था कि ये मुझ पर अटैक कर सकता है, ये मुझ पर अटैक कर सकता है। दोनों एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं करते थे। तो पर्टिकुलरली आफ्टर द सोवियत ऑक्यूपेशन ऑफ ईस्टर्न यूरोप एंड द यूएस एटॉमिक बॉम्ब डेवलपमेंट, तो ये म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट कब आया? जब यूएसए ने एटॉमिक बॉम्ब गिराया था। ठीक है, दूसरा तीसरा पॉइंट क्या है, जर्मनी का डिवीजन। वर्ल्ड वॉर टू होने के बाद जर्मनी डिवाइड हो गया था ईस्ट और वेस्ट में। ईस्ट यानी कि जो कि यूएसएसआर कंट्रोल करता था, वेस्ट यानी कि जो आपके उसके क्या कहते हैं, जो यूएस कंट्रोल करता था। और दूसरी तरफ बहुत सारे टेंशन्स भी थे उनके बीच में, जर्मनी में जो ईस्ट और वेस्ट में वो बट चुका था। उसके बाद आता है हमारा एक्सपेंशनिज्म, भी एक रीजन है कोल्ड वॉर का, यानी कि यूएसएसआर क्या चाहता था कि वो कम्युनिज्म फैलाए, दूसरी तरफ यूएसए चाहता था कि वो उसके विचार को रोके, यानी कि यूएसएसआर के इस थॉट को रोके। तो इससे क्या हो गया, ग्लोबल पॉलिटिकल राइवलरी शुरू हो गई। ओके, तो इसी के साथ हम पहला क्वेश्चन एंड करते हैं। सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, जो कि है कि क्यूबान मिसाइल क्राइसिस का क्या सिग्निफिकेंस था। आपको पता है क्यूबान मिसाइल क्राइसिस 1962 में हुआ था, ये बहुत ही क्रिटिकल इवेंट है कोल्ड वॉर का। यही एक रीजन है कि आपका ऑलमोस्ट ये क्यूबान मिसाइल क्राइसिस जो था ये ऑलमोस्ट थर्ड वर्ल्ड वॉर क्रिएट करने वाला था, बट ये ऑलमोस्ट ये रुक जाता है। तो कॉज क्या था कि सोवियत यूनियन क्या करता है, क्यूबा जो कि यूएसए के पास है, वहां पर 19 वहां पर 90 मील, बेसिकली वो यूएसए से दूर है क्यूबा, और वहीं पर सोवियत यूनियन क्या करता है, अपनी न्यूक्लियर मिसाइल्स को प्लेस कर देता है। यूएसए को इसके बारे में भनक लग जाती है कि सोवियत यूनियन ने ऐसा ऐसा कर रखा है। अब होता क्या है, इसकी सिग्निफिकेंस देखो क्या दे रखी है कि जो the crisis brought by the USA and the USSR to brink of nuclear war. However, both sides reached a compromise. The USSR agreed to remove missiles from Cuba, and the USA secretly agreed to remove missiles from Turkey. आप मानोगे नहीं, यूएसएसआर क्या करता है, मान जाता है जिस टाइम यूएसए को भनक लगती है कि अच्छा यूएसएसआर ने हमारे साथ ऐसा कर रखा है, क्यूबा के पास ही उन्होंने मिसाइल्स को प्लेस कर रखा है। तो यूएसए बात करता है यूएसएसआर से, उसको समझाता है, ठीक है, कॉम्प्रोमाइज करते हैं दोनों। हाउएवर यूएसए ने भी सीक्रेटली टर्की पर मिसाइल्स रखी होती है ताकि वो यूएसएसआर को टारगेट कर सके। बट यूएसए भी बहुत चालाक है, वो क्या करता है, अपनी मिसाइल्स को भी रिमूव कर देता है तब जब आपका यूएसएसआर अग्री हो जाता है कि वो क्यूबा से मिसाइल्स को हटा देगा। तीसरा यहाँ पे आउटकम क्या दे रखा है कि जो क्राइसिस था इट लेड टू इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन बिटवीन द सुपर पावर्स। ये क्राइसिस था, यहाँ से एक थोड़ा सा अच्छा आउटकम निकल कर आता है कि दोनों सुपर पावर्स के बीच में थोड़ा सा कम्युनिकेशन इम्प्रूव हो जाता है। इट एस्टैब्लिश्ड अ हॉटलाइन टू अवॉइड फ्यूचर मिसअंडरस्टैंडिंग्स। ओके, थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं, जो कि हमारा रोल नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का, यानी कि एक्सप्लेन द रोल ऑफ द नॉन अलाइंड मूवमेंट नाम ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर। अब नाम का क्या रोल था, ठीक है, नाम याद रखना, नॉन अलाइंड मूवमेंट। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट कब फाउंड हुई थी, 1961 में। डेट्स प्लीज याद रख लेना बच्चों, और फुल फॉर्म्स भी रख लेना जस्ट इन केस, यू नेवर नो, एमसीक्यूज में कुछ भी आ जाता है, ठीक है, कैसे भी फुल फॉर्म्स आ जाती है तो हमें लगता है ये सही है वो सही है। एक्यूरेट याद करके जाओ, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक है।
चलिए 1961 में क्या होता है, नॉन अलाइन्ड मूवमेंट आता है, नाम as a collective voice for countries that did not want to align themselves with either the USA or the USSR. अब ये इस ऑर्गेनाइजेशन में बेसिकली वो कंट्रीज आती हैं जो अपने आप को ना ही यूएसए के साथ ले जाना चाहती है और ना ही यूएसएसआर के साथ। इसके फाउंडिंग लीडर्स कौन कौन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है ये भी आ जाए। जवाहरलाल नेहरू जी इंडिया से, गमाल अब्दुल नसार इजिप्ट से, जोसेफ ब्रोज टिटो यूगोस्लाविया एंड क्वाम निकुम्रा घाना से। ये याद रखना, ये आपके 4-5 फाउंडिंग मेंबर्स हैं, ठीक है। अब प्रिंसिपल्स क्या है इसके नॉन अलाइन्ड मूवमेंट के, यानी कि किस चीज़ को वो लोग फॉलो करते हैं। सबसे पहला आता है आपका कि नॉन अलाइनमेंट इन मिलिट्री एंड पॉलिटिकल अफेयर्स, यानी कि मिलिट्री पॉलिटिकल अफेयर्स के मामले में ये दोनों कंट्री से दूर रहेंगे। दूसरा, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और सोवरेनिटी जो है, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी भी ये साथ में मेंटेन उन्हें करनी है आपस में, ये पांचों देशों को भी, और दूसरा अदर नेशंस के साथ भी। तीसरा इसमें क्या दे रखा है कि पीसफुल कोएग्जिस्टेंस होना चाहिए नेशंस के बीच में, ये एक इस संगठन का प्रिंसिपल है। तीसरा इसमें क्या दे रखा है कि सिग्निफिकेंस क्या है नाम का, कि नाम हैज प्रोवाइडेड एन ऑल्टरनेटिव टू द कोल्ड वॉर्स बाइनरी चॉइस। विश्व के सामने एक और ऑप्शन खोला गया, जो है आप नाम जिसके बारे में समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, विश्व के सामने जो एक और ऑप्शन खोला गया है, नाम, ठीक है, इसको ध्यान से समझना। वो कंट्रीज कुछ ऐसी भी थी जो ना ही यूएसए के पास जाना चाहती, ना ही यूएसएसआर के साथ। इसमें से जो 5 फाउंडिंग मेंबर्स हैं आप उनको देख लीजिए, और उसके अलावा भी और कुछ कंट्रीज थी जो नहीं चूज करना चाहती थी। सो दैट इज वाई नाम केम आउट एज एन ऑप्शन। इट एम्फसाइज ग्लोबल पीस, जस्टिस एंड द इंटरेस्ट ऑफ न्यूली इंडिपेंडेंट नेशंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, फोर्थ। व्हाट वाज द रोल ऑफ नाटो एंड द वार्सो पैक्ट ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर। नाटो क्या था, वार्सो पैक्ट क्या था, हो सकता है ये आ जाए 3-4 मार्क्स में। तो नाटो क्या था, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, 1949 में बनी थी। नाटो एक मिलिट्री अलायंस है जो कि यूएसए चलाता है, ठीक है, और इसमें वेस्टर्न यूरोपियन नेशंस आते हैं। इट एम टू इनकाउंटर सोवियत एक्सपेंशन इन यूरोप, यूरोप में सोवियत संघ का एक्सपेंशन जो है, सोवियत यूनियन का एक्सपेंशन रोकना, ये इनका काम है नाटो का। दूसरा क्या दे रखा है कि इट हैज प्रोवाइडेड कलेक्टिव डिफेंस, मीनिंग एन अटैक ऑन वन नेशन, ऑन वन नाटो मेंबर वुड बी कंसिडर्ड एन अटैक ऑन ऑल। और इस नाटो का एक अपना, आप बोल सकते हो, काम है, ठीक है, कलेक्टिव डिफेंस लेकर चलते हैं, ठीक है, ये फर्ज है। दूसरा, ये इनका मानना ये भी है कि अगर नाटो के किसी एक मेंबर पर अटैक होता है तो ये माना जाता है कि सब पर अटैक हुआ है। दूसरा यहाँ पे क्या दे रखा है, वार्सा पैक्ट। वार्सा पैक्ट क्या है, बेसिकली इट वाज 1955 में ये फॉर्म हुआ था। इसका काम है नाटो को काउंटर करना, मतलब दोनों ही एक दूसरे के उल्टा है, ठीक है। वार्सो पैक्ट एक मिलिट्री अलायंस है जो कि यूएसएसआर ने बनाई है। इसके सैटेलाइट स्टेट्स कहाँ हैं, ईस्टर्न यूरोप में है। ये याद रखना, नाटो के सैटेलाइट स्टेट्स कहाँ है, आपके वेस्टर्न यूरोप में, और ईस्टर्न यूरोप में यूएसएसआर का, ठीक है, ईस्ट और वेस्ट, ये याद रखना। It was intended to consolidate Soviet control over Eastern Europe and act as a military bloc to counter NATO forces. ये भी याद रखना कि वार्सो पैक्ट का काम क्या था कि ईस्टर्न यूरोप पर कंट्रोल बनाए, ठीक है, और दूसरी तरफ से एक मिलिट्री ब्लॉक की तरह भी वो काम करे जो कि नाटो के फोर्सेस को काउंटर करेगा, यानी कि नाटो को अपना काम करने नहीं देगा। वेस्ट में वो कर रहा है, ठीक है, चलेगा, लेकिन ईस्ट में आके ना करे। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, डिस्कस द इवेंट्स लीडिंग टू द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर। ओके, क्या क्या इवेंट्स थे आपके जो कोल्ड वॉर में हुए थे, बेसिकली कोल्ड वॉर को एंड करने के लिए क्या क्या इवेंट्स हुए थे। सबसे पहले ये समझते हैं कि इट अकर्ड इन द लेट 1980s और अर्ली 1990s में। इसके पीछे कुछ अलग अलग फैक्टर्स हैं। वो फैक्टर्स क्या क्या है कि जो मिखाइल गोर्बाचेव है वो कुछ रिफॉर्म्स लेकर आते हैं। ग्लासनोस्ट एंड पेरेस्ट्रोइका, ये याद रखना। ग्लासनोस्ट मीन्स ओपननेस, एक पॉलिसी वो बनाते हैं जिसमें वो इनकरेज करते हैं लोगों को कि लोगों के पास उनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड इन्फॉर्मेशन हो, या फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हो, ठीक है। मिखाइल गोर्बाचेव यूएसएसआर के ऐसे मेंबर थे जो रेवोल्यूशन चाहते थे, ठीक है, जो डेमोक्रेसी को और कैपिटलिज्म को एक्सेप्ट कर रहे थे। वो इसलिए कर रहे थे, वो चाहते थे कि वो वेस्ट के साथ एक फ्रेंडशिप बनाकर रखें, थोड़ा सा पीस बना रहे, और दूसरा लोगों को जब क्या कहते हैं फ्रीडम मिलेगी तो लोग भी उनका उसमें साथ देंगे, उनकी गवर्नमेंट का साथ देंगे। दैट इज वाई ही वांटेड दैट, बट उनकी पार्टी के मेंबर्स नहीं चाहते थे। दे ऑल वर अफ्रेड ऑफ लूजिंग देयर पावर्स, दैट इज वाई मिखाइल गोर्बाचेव को लोग थोड़ा बहुत
एक्सपेल भी करना चाहते थे अपने ग्रुप से। नेक्स्ट क्या है हमारा पेरेस्ट्रोइका। पेरेस्ट्रोइका क्या है? रीस्ट्रक्चरिंग। रीस्ट्रक्चरिंग मतलब कि वो कुछ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेकर आना चाहते थे। जैसे सोवियत सिस्टम में बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो खराब थी, ठीक है, जिसमें से मार्केट इकोनॉमिक्स के कुछ एलिमेंट्स थे, जैसे मैंने आपको बताया कैपिटलिज्म भी वो थोड़ा सा लाना चाहते थे। फॉल ऑफ द बर्लिन वॉल एक और रीज़न है, ठीक है, जिससे आपकी कोल्ड वॉर एंड में आती है 1989 में, मार्किंग द कोलैप्स ऑफ कम्युनिस्ट रिजाइम्स इन ईस्टर्न यूरोप। थर्ड यहाँ दे रखा है कि जो सोवियत यूनियन है उसका डिसोल्यूशन 1991 में, ये भी एक कोल्ड वॉर का एंड है। यानी कि सोवियत यूनियन जब आपका 15 इंडिपेंडेंट रिपब्लिक्स में, या आप बोल सकते हो रशिया एंड 14 अदर कंट्रीज भी आप इसे बोल सकते हो, ठीक है, जब वो टूट जाती है, ये ब्लॉक्स टूट जाते हैं, तब यूएस से एक सोल पावर निकल कर आता है, जिससे आप बोल सकते हो कि कोल्ड वॉर एंड हो चुका है और कम्युनिज्म भी कोलैप्स हो जाती है यूएसएसआर के टूटने से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि है हाउ डिड द कोल्ड वॉर इम्पैक्ट थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। कोल्ड वॉर एंड हुआ, ठीक है, या कोल्ड वॉर जब चल रहा था तो उसने थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को कैसे इम्पैक्ट किया, स्पेशली एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका पे हम समझते हैं। तो यहाँ पे क्या दे रखा है कि जो प्रॉक्सी वॉर्स हुई थी, यानी कि बहुत सारी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज थी जो यूएसए और यूएसएसआर के बीच को नहीं, मतलब के दोनों को नहीं चुन पा रही थी, ठीक है, जैसे वियतनाम और कोरिया और अफगानिस्तान, ये सारी कंट्रीज हो गई जो इनकी इनकी बीच की लड़ाई में, ठीक है, यानी कि जिनके कन्फ्लिक्ट्स थे उसको अपोज कर रही थी। तीसरा यहाँ, जैसे पहला पॉइंट में भी आपको दे रखा है कि कैपिटलिस्ट ब्लॉक जो था यूएसए और यूएसएसआर था कम्युनिस्ट ब्लॉक। तो एक चीज याद रखना, इनको हम कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट ब्लॉक भी बोल सकते हैं, नाम में कंफ्यूज मत होना। कुछ आइडियोलॉजिकल और इकोनॉमिक कंसिडरेशंस थी, ठीक है, अलग अलग थी, तभी तो भाई दोनों देश आपस में राइवलरीज थे, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी कंट्रीज थी जिनके पास ऑप्शन रखा गया था, चूज करिए। तीसरा है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। कुछ ऐसे नेशंस थे जो बाहर थे इस राइवलरी से, जो बाहर थे, उन्होंने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट बनाई, ठीक है, जो अभी हमने पढ़ा था, डिस्कस किया था पहले। वो चाहते थे इंडिपेंडेंट रहना और पीसफुल एग्जिस्टेंस को प्रमोट करना। एंड ऑब्वियसली बहुत सारी ऐसी कंट्रीज थी, जैसे कि नाम में जो है वो यही समझती थी कि अगर हम किसी भी एक को चुनेंगे तो इट मीन्स दैट वी आर बीइंग डोमिनेटेड, so that is why they wanted independence and they wanted to promote peaceful coexistence. लास्ट पॉइंट इसमें क्या दे रखा है, इकोनॉमिक एड। इकोनॉमिक एड क्या बताता है कि दोनों सुपर पावर जो थी उन्होंने दे हैव बीन प्रोवाइडेड इकोनॉमिक एंड मिलिट्री एड टू इन्फ्लुएंस कंट्रीज इन देयर फेवर, लीडिंग टू अनइवन डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन सम केसेस। दोनों ही सुपर पावर्स क्या करती थी, इकोनॉमिक और मिलिट्री सपोर्ट देती थी बहुत सारे देश को, ठीक है, ताकि वो उनका सपोर्ट ले सके, ठीक है, बट वही बात है, अपना फायदा निकालने के चक्कर में देशों का नुकसान किया, डेवलपमेंट कुछ नहीं हुआ, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी नहीं थी। आइए अब हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 7, क्या फैक्टर्स थे जिससे कोल्ड वॉर आपके आने वाले सालों में इतना ज़्यादा बढ़ गया, यानी कि व्हाट वर द मेजर फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द एस्केलेशन ऑफ द कोल्ड वॉर इन द अर्ली ईयर्स फ्रॉम 1947 टू 1950s। सबसे पहले ट्रूमैन डॉक्ट्रिन आया 1947 में, जो कि यूएसए की पॉलिसी थी, जिसमें ये बताया गया था कि कम्युनिज्म को कैसे रोकना है, यानी कि मिलिट्री और इकोनॉमिक सपोर्ट हमें देना है उन कंट्रीज को जो कम्युनिस्ट इन्फ्लुएंस नहीं चाहती है, या वहां से हमें कम्युनिस्ट इन्फ्लुएंस को हटाना है। दूसरा मार्शल प्लान भी कुछ ऐसा ही है 1948 का, जिसमें यूएसए का इनिशिएटिव है, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो यूरोपियन कंट्रीज खराब हुई हैं उनको क्या कहते हैं, रिकंस्ट्रक्ट करना। दे कैन रिकंस्ट्रक्ट बाय प्रिवेंटिंग द स्प्रेड ऑफ कम्युनिज्म बाय स्टेबलाइजिंग यूरोपियन इकोनॉमीज। ओके, कैपिटलिज्म वहाँ पे स्टैब्लिश करेंगे तो कम्युनिज्म नहीं आएगा, और अगर आने की भी कोशिश करेगा तो उसको हटाना देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी अकॉर्डिंग टू द प्लान। थर्ड, यहाँ पे बर्लिन ब्लॉकेड भी दे रखा है। यूएसएसआर ने क्या किया था, वेस्ट बर्लिन को ब्लॉक कर दिया था, यानी कि टू फोर्स द एलाइज आउट, लीडिंग टू द बर्लिन एयरलिफ्ट वेयर द एलाइज सप्लाइड वेस्ट बर्लिन बाय एयर। वेस्ट बर्लिन को वो क्या करते थे, बाय एयर चीजें सप्लाई करते थे, एंड बर्लिन टू समवेयर वांटेड टू बी विद द यूएसए। ओके, नेक्स्ट क्या था, कोरियन वॉर 1950 से 53 तक जो हुई थी। कन्फ्लिक्ट था नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में, जो कि कम्युनिस्ट थी और एक एंटी कम्युनिस्ट थी।
रिस्पेक्टिवली। दोनों सुपर पावर्स क्या कर रही थी, दे वर सपोर्टिंग ऑपोजिंग साइड्स, यानी कि फर्दर डीपेंड कोल्ड वॉर टेंशन, और ज़्यादा कोल्ड वॉर टेंशन बढ़ गई थी। क्यों? क्योंकि एक यूएसए को सपोर्ट कर रहा था और एक यूएसएसआर को सपोर्ट कर रहा था, जिससे जो आपका नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया दोनों के बीच में भी क्या आ जाता है, टेंशन बढ़ जाती है कोल्ड वॉर को लेकर। 8th क्वेश्चन पर आते हैं, जो कि है व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ द स्पेस रेस ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर। स्किप दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, व्हाट वर द मेन फीचर्स ऑफ द डिटेंट पीरियड। ओके, डिटेंटे वाज अ पीरियड ऑफ reduced टेंशन बिटवीन द यूएसए एंड द यूएसएसआर, जो कि 1970s की बात है। यानी कि बहुत सारे आपके आर्म्स एंड क्या कहते हैं, आर्म्स को लेकर काफ़ी कुछ पॉलिसीज़ बनाई गई थी, जैसे कि न्यूक्लियर आर्म्स लिमिटेशन। इसमें कुछ की ट्रीटीज़ आई थी, जैसे सॉल्ट 1 आपका 1972 में हुआ था और दूसरा सॉल्ट 2 1979 में हुआ था। इसका एम ये था कि न्यूक्लियर वेपन्स की प्रोडक्शन को कम किया जाए, रोका जाए। उसके बाद हेलसिंकी अकॉर्ड्स था 1975 का, एक अग्रीमेंट बनाई गई थी जो कि 35 कंट्रीज में शामिल थी जिन्होंने साइन किया था। वो चाहती थी कि ईस्टर्न और वेस्टर्न ब्लॉक के बीच में क्या हो, रिलेशंस जो है वो अच्छे हो, ठीक है। दूसरी तरफ से ह्यूमन राइट्स पे वर्क किया जाए और इकोनॉमिक कॉपरेशन पे, और रिस्पेक्ट रहे पूरे वर्ल्ड में एक दूसरे के लिए, एक नेशनल सोवरेनिटी रहे। तीसरा इसमें क्या दे रखा है, रिडक्शन इन प्रॉक्सी वॉर्स। जो टेंशन्स थी वो देशों में तो थी ही थी आपस में, जो यूएसए को सपोर्ट करते थे या यूएसएसआर को, यानी कि आइडियोलॉजिकल टेंशन भी आप इसे बोल सकते हैं। दे सॉट टू अवॉइड डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन एंड रिड्यूस मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट इन प्रॉक्सी वॉर्स। ये डायरेक्ट कन्फ्रंट करो, बट और डायरेक्ट कन्फ्रंट करो और दूसरा मिलिट्री को अवॉइड करो, यानी कि पीसफुली चीज़ों को आप सॉल्व करो। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा लास्ट क्वेश्चन, लास्ट नॉट द लीस्ट, यस लास्ट है। इसको डिस्कस करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट है। यू विल गेट द पीडीएफ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड इसके साथ क्वेश्चन नंबर 10 एंड करने से पहले आप सब लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यू विल गेट मोर ऑफ समथिंग लाइक दिस। पसंद आए तो कमेंट भी कर देना, अगर कोई डाउट्स हो तो वो भी पूछ लेना, और किसी चैप्टर में अगर आपको डाउट है तो वो भी आप कमेंट कर देना, उसके रिगार्डिंग आपको और वीडियोस मिल जाएंगी। और हाँ, डाउट्स है तो आप डाउट्स पूछ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं, हाउ डिड द कोल्ड वॉर लेड टू द डिवीजन ऑफ जर्मनी। कोल्ड वॉर कैसे, कोल्ड वॉर की वजह से जर्मनी का डिवीजन हुआ। पहला रीज़न ये दे रखा है कि वर्ल्ड वॉर 2 होने से पहले, होने के बाद जर्मनी क्या था। जब जर्मनी हार जाता है वर्ल्ड वॉर 2, तो उसकी एलाइज यानी कि यूएसए, यूएसएसआर, यूके एंड फ्रांस डिवाइड हो जाते हैं और जर्मनी 4 ज़ोन्स में बँट जाता है, ठीक है? इन्हीं 4 ज़ोन्स के में बँट जाता है। दूसरा क्या होता है कि डिसएग्रीमेंट्स भी रहती है कुछ, यूएसए और यूएसआर के बीच में जर्मनी को लेकर काफ़ी कुछ ज़्यादा टेंशन्स बढ़ जाती है, यानी कि वेस्ट जर्मनी जो था, जो कि फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी कहा जाता था, वो यूएसए चलाता था। उसको वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ भी उसमें कुछ शामिल थी, जो कि कैपिटलिस्ट और डेमोक्रेटिक थी। जर्मनी यूएसए चलाता था तो कैपिटलिस्ट और डेमोक्रेटिक तो हो गई। दूसरा ईस्ट जर्मनी, जो कि जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था, यूएसएसआर कंट्रोल करता था एंड दैट वाज कम्युनिस्ट एज यूजुअल। बर्लिन वॉल 1961 की जो है एक फिजिकल सिंबल है कोल्ड वॉर को दिखाने का, यानी कि जो ईस्ट और वेस्ट बर्लिन को डिवाइड करता है। सो दीज वर सम ऑफ द रीजंस कि कोल्ड वॉर की वजह से कैसे आपका जर्मनी डिवाइड हुआ। अगर आप लोग को और क्वेश्चंस चाहिए हो या और कोई डाउट हो इस चैप्टर में, यू कैन कमेंट एंड वी कैन प्रोवाइड यू मोर ऑफ लाइक दिस। सो थैंक यू। सब्सक्राइब कर देना चैनल को, हो सके क्लास 12th के अपने सभी दोस्तों को शेयर कर देना। एंड यू कैन ज्वाइन आवर ऑफलाइन क्लासेस ऑल्सो। You will get the contact number in the description box. Thank you so much.